नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए 12th क्लास का जो आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल है, उसके प्रत्येक चैप्टर में से 10 यानी टॉप वाला जो क्वेश्चन होता है, वो टॉप क्वेश्चन 10 हम लोग देखेंगे। यानी टॉप 10 ये वीडियो भी है आपका, तो प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक चैप्टर से 10 टॉप वाला क्वेश्चन जो है आपको देखेंगे। इससे दो फायदा है कि अगर आप चैप्टर वाइज अगर स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक तो आप जज कर पाइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, पढ़ने के बाद। दूसरी बात यह है कि यदि आप पढ़ने के बाद भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक कवर अप करने वाले हैं कि भाई क्या क्या इसमें चीजें पढ़ने वाले थे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो 10 क्वेश्चन के माध्यम से कर देंगे। ठीक है, तो 12th क्लास के बच्चों के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है आपका। ठीक है, और बाकी जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि एनसीईआरटी है तो आप इतना से समझ रहे हैं कि 12th एनसीईआरटी का मतलब ही हो गया कि 12th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद चाहे आप बीपीएससी कर रहे हैं या यूपीएससी कर रहे हैं, कुछ भी करिए, भारत का कितना भी बड़ा एग्जाम करिए, जहां आपका ज्योग्राफी की तैयारी है, जहां आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तो आप 12th क्लास के एनसीईआरटी करेंगे तो काफी वेस्ट हो जाएगा। चलिए बिना बकवास किए हुए आज के पहले सवाल को देखेंगे। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे, क्या स्ट्रैब है, या फिर टॉलमी को कहा जाता है, हैकल को कहा जाता है, या फिर रैटजेल को? इन सभी जोग्राफर में से आप एक जोग्राफर, एक विद्वान का नाम बताइए जो मानव भूगोल के क्या कहलाते हैं, तो जनक कहलाते हैं। बाकी पहले चैप्टर में ही आपको पढ़ाए थे कि भूगोल को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक को कहते हैं भौतिक भूगोल, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं मानव भूगोल, यानी जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, और इसी में आपको बताए थे भौतिक भूगोल 12th क्लास के चैप्टर में नहीं है, ये 11th क्लास में है। मानव भूगोल में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था कि इस ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर है वो है आपके फ्रेडरिक रैटजेल। याद रखेंगे कौन है, तो फ्रेडरिक कौन हो जाएंगे, रैटजेल साहिब हो जाएंगे। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके रैटजेल। ठीक है, इनका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। किस देश के हैं, तो ये जर्मन के हैं। सारी बातें आपको कोर्स के अंदर में पढ़ा रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? ऐसे बड़े क्वेश्चन टाइप के अगर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो घबराइएगा नहीं, ऐसे प्रश्न का आंसर बहुत इजी होता है। ठीक है, तो तब तक आप जवाब दीजिए, कैरेक्टर हो जाएंगे, कुमारी सैंपल हो जाएंगे, हैकल हो जाएंगे, या फिर आपके रेडजेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे ये फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तब तक एक छोटी सी जानकारी आप सबों को हम देते चले कि जो भी बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास 12th एनसीईआरटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 12th क्लास के चैप्टर वाइज जो है वो आपका लाइव लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर ले, 1 मिनट पेन ले ले। हाँ, तो बता रहे हैं आपको कि 12th क्लास के एनसीईआरटी की, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, या फिर आपको म्यूजिक की तैयारी करना है, या फिर आप गृह विज्ञान यानी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट जो नीचे आपको दिखा मिल रहा है, ये 5 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट की एक तैयारी करना है या फिर एक से अधिक सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो आपको मिल जाएगा। आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। इसके अलावा में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। ये सारे का फी जो है वो एक सब्जेक्ट का फी होने वाला है केवल और केवल 99 रुपया। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, यहीं पे आपको पेमेंट का प्रोसेस बता देंगे, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, बाकी विशेष जानकारी आप व्हाट्सएप से हमें ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा देर भी ना करते हुए, क्योंकि बोलेंगे बहुत सारे बच्चे कि आप बहुत ज्यादा प्रचार ही करते हैं। हाँ, तो बीच बीच में जो नए बच्चे आते हैं उनको जानकारी दे देना उचित है। ठीक है, ताकि कम पैसे में और अच्छी से तैयारी वो कर सके। बात कर लेंगे मानव भूगोल क्रियाशील मानव। यहाँ पे आप कीवर्ड देखिए, यहाँ पे 2 कीवर्ड है, एक है क्रियाशील और दूसरा है क्या भाई, अस्थाई। तो हम आपको बताए थे मानव भूगोल के जो जनक है उनका नाम है क्या, तो रेटजेल साहब है, फ्रेडरिक रेटजेल। और इन्हीं का एगो चेलाइन है, चेलाइन तो आप खूब समझते होंगे,
ठीक है। चेलाइन जिसको शिष्या कहते हैं, ठीक है। लड़की अगर कोई स्टूडेंट हो तो उसको कहते हैं शिष्या। तो इनका एक शिष्या है, ये खुद जो है वो जर्मन के थे, आपको पढ़ाए थे कि रैडजल साहब जर्मन के हैं, लेकिन इनका चेलाइन जो है वो अमेरिका के हैं। अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है कुमारी सैंपल, याद रखेंगे, कुमारी सैंपल, कुमारी सैंपल। इन्हें ही एलएनसी सैंपल भी कहते हैं। और यही एलएनसी सैंपल कहें कि देखिए, मानव जो है वो क्रियाशील है, कुछ ना कुछ काम करता है भाई। मानव एक जगह स्थिर तो रहता नहीं है। और पृथ्वी को कहें कि अपने अक्ष पे घूमते रहता है, ये पृथ्वी जो है स्थिर नहीं होता है। तो दो कीवर्ड देखिएगा, इसी से सेंटेंस बन जाएगा। मानव को कहें कि क्रियाशील है, और पृथ्वी को कहें कि ये अस्थिर है, स्थिर नहीं है, ठीक है। तो इसी पे एक डेफिनेशन तैयार होता है, परिभाषा, कि मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी यानी अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। ये बात कौन कहे, तो ये रैडजल के शिष्या कुमारी सैंपल यानी एलएनसी सैंपल के द्वारा कही गई है। तो डी उत्तर एकदम सही है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए? रिटर किए, कुमारी सैंपल, लुसियन फेब्रे, या फिर आपके रैडजल साहब। तो संभववाद की अगर बात कर लेंगे, जिसमें जिस विचारधारा में आप पढ़ते हो कि इन्होंने मानव को सबसे सर्वोपरि माना है। किसको माना है? सर्वोपरि मानव को माना है, ना कि प्रकृति को, ठीक है। और नियतिवाद वाला विचार में पढ़े होंगे कि नेचर हवा है, पानी है, जो भी प्रकृति का अंश है, तो प्राकृतिक बलवान है, मानव जो है प्रकृति का दास है, वो नियतिवाद में। लेकिन संभववाद में इंपॉर्टेंस कौन है भाई? तो मानव है। और ये जो विचार है सबसे पहले कौन दिए? तो लुसियन फेब्रे दिए हैं। और ये किस देश के विद्वान है? तो ये आपके फ्रांस के जोग्राफर हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, जितने बातें आपको हम बताते चल रहे हैं, ये सभी बातें जो है वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न आपके सामने है, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है? यहां बताने हैं कि भूगोल के दो मुख्य शाखाएं कौन सी है। क्या क्रमबद्ध भूगोल है, या क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल, मानव भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल, सामान्य भूगोल, या फिर विशिष्ट भूगोल? दो बातें आपको पढ़ा रखे हैं। हमारे कोर्स में अगर 99 वाला लेते हैं तो कोई सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देते हैं। ए टू जेड चीज आपको क्लास के अंदर में बता देते हैं। उतने से ही जो है से कि 50 बने, 60 बने, जितने एमसीक्यू बने वो भी आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू पर, प्रश्न पर प्रैक्टिस करने के बाद फिर से नोट्स में एक एक चीज छूटा छूटा आपको नोट करना पड़ता है कि अरे ये तो क्लास में हम लिखे ही नहीं थे और ऐसे भी प्रश्न बनते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आपको जब हेडिंग डाल करके वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो सारी बातें पढ़ाएंगे जहां जहां से प्रश्न आपके बनते हैं। तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको, वो सारा का सारा वो मेरा मेहनत है, वो हम आपको करके देंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको हम पढ़ा रखे कि देखिए ज्योग्राफी में आप देखिए तो ये दो वर्ग में बढ़ता है, ठीक है। एक को कहते हैं भाई, कौन सा भाई? तो एक को कहते हैं आपका भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और एक को मानव भूगोल। कुछ देर पहले भी आपको बताए थे मानव भूगोल। एक भूगोल को आप बांटेंगे तो यहां भी दो वर्ग में बटेगा। एक को कहते हैं क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, और एक को कहते हैं प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। अब आप बताएंगे कि भूगोल की तो दो शाखा है। अगर यहाँ दोनों ऑप्शन में रह जाएगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तब तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ है नहीं, तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ऐसे कंडीशन में क्लियर बता दिए हैं कि भूगोल में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो है, ये भूगोल के दो घटक हैं। ये दो क्या है भाई? तो घटक हैं, ये याद रखेंगे। अगर भूगोल की शाखा पूछा जाएगा तो ये शाखा है आपका, भूगोल के दो शाखा है जिसको क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी होगी आपका और रीजनल ज्योग्राफी। तो ये कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल ए उत्तर जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट्स जो है वो क्लास के बाद आपको बचेंगे नहीं। केवल आराम से आप जितने चीजें आपको तरीके से पढ़ा रहे हैं तरीके से पढ़िए। आपको बताया जाता है कि कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स सेम टू सेम बने बनाए देते हैं, उसको केवल आपको लिख करके याद करना है। तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स आने वाला है ज्योग्राफी में, ठीक है। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं, क्रमबद्ध भूगोल और आपके प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे घटक रहता तो किसके साथ जाते? भौतिक भूगोल हो जाता और मानव भूगोल, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न है, मानव भूगोल भौतिक दशाओं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित है, यह विचार किस भूगोलवेत्ता ने व्यक्त किए? तो यह विचार किसने दिए हैं भाई? प्रश्न एक बार और देखिए, मानव भूगोल भौतिक दशाएं, जो भी फिजिकल चीजें उनके बारे में बात कर रहे हैं, भौतिक दशाएं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ की अनुक्रिया। तो ये परिभाषा आपको हम बताए थे, ये जो है आपका एल्वर्थ हटिंगटन के द्वारा दी गई थी। और ये हटिंगटन में भी आपको पढ़ाए थे कि हटिंगटन किस देश के जोग्राफर थे, तो ये आपके अमेरिका के जोग्राफर थे, तो ये अमेरिकी भूगोल बेता हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें आपको पढ़े हुई चीजें याद आ रहा होगा। ठीक है, और जो जो भी बच्चे अभी भी तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, चूंकि लाखों लाख बच्चा एग्जाम देंगे, उनमें आप अच्छा अंक चाहते, माने अच्छा एक स्थान चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे तो बच्चे जो है वो अक्टूबर नवंबर से लगते हैं, खासकर आर्ट्स वाले जो बच्चे बहुत लेट आते हैं और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पे रहते हैं। जो शुरू से पढ़ेगा लास्ट में काफी इजी रहेगा आपको। ठीक है, रिविजन वगैरह करना सब चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं शुरू से पढ़िए। और ना तो कोई मोटिवेशनल काम आता है, कितना भी लंबी लंबी मोटिवेशनल बातें याद रख लीजिए, कोटेशन दीवारों पे लिख के रख लीजिए, या फिर किसी का आशीर्वाद की बात कर ले, चाहे भगवान, कुछ काम नहीं आने वाला है। पेपर में काम आता है आपका कि आप सिलेबस जो है वो कंप्लीट किए कि नहीं। तो एक तो कंप्लीट सिलेबस, और इस कंप्लीट सिलेबस के ऊपर में कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस, इसके बाद किसी का आशीर्वाद रहे या ना रहे, ठीक है, कुछ भी हो चाहे ना, कहते हैं ना कि मेहनत से जो है वो किस्मत भी आपके दासी बन जाता है, गुलाम बन जाता है। वही वाली बात है, हम आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे, आपको मेहनत करने के लिए बता रहे कि मेहनत करिए और बस किस्मत को गुलाम बना लीजिए। ठीक है, चलिए, तो निम्न में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो आपको बताए थे रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल, ये तो मानव भूगोल के जनक ही हैं। ठीक है, सैंपल यानी एलएनसी सैंपल, जिसको कुमारी सैंपल कहा जाता है, तो ये तो रेडजल साहब के चेलाइने हैं जी, तो ये भी आपको पढ़ाए हैं। हटिंगटन के बारे में भी अभी कुछ देर पहले देखे, उनकी परिभाषाएं देख लिए। तो यहाँ पे सही जो जवाब होगा वो होगा आपका बर्टेड रसेल। ठीक है, बर्टेंड रसेल, ये आपके मानव भूगोल से संबंधित नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम डी उत्तर जो है वो आपका एकदम सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो ये अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? रेडजल है, सैंपल है, हम्बोल्ट है, या फिर टेलर है? फटाफट से बताएंगे। तो अगर हम बात कर लेंगे नव निश्चयवाद की, तो ये जो परिकल्पना, ये विचारधारा जो है वो कौन दिए थे? तो ये देने वाले अमेरिका के भूगोलवेत्ता यानी अमेरिका के जोग्राफर है, जिनका नाम टेलर है। यानी टेलर माने दर्जी नहीं समझ लीजिएगा, इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। याद रखेंगे, ग्रिफिथ, ग्रिफिथ और क्या हो जाएंगे? तो टेलर हो जाएंगे। ये जो है वो नियतिवाद, आप मान लीजिए इसको नियतिवाद, और एक जो फ्रांस वाले लोग आए वो संभववाद का इस्तेमाल किए, तो ये दोनों का कड़ी निकाल दिए। ठीक है, जिसको नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, तो ये अमेरिकी भूगोल वेद है, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ गए। ठीक है, बाकी चीजें आपको याद आ रहा है, वहां पर पढ़ाए गए हैं आपको। जो ट्रैफिक लाइट होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, उसके आधार पे बताएं, रुको और जाओ भी कहते हैं नव निश्चयवाद को। चलिए, आगे प्रश्न आते रहेंगे उससे संबंधित, और आपको जानकारी देते रहें। फिलहाल यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजोग्राफिया किसने लिखी है? एंथ्रोपोजोग्राफिया किताब कौन लिखे? रेडजल लिखे, सैंपल लिखे, हम्बोल्ट लिखे, या फिर टेलर लिखे? फटाफट से जो है आप बताएंगे कि कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम सही जवाब की बात कर लेंगे, तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा, एंथ्रोपोजोग्राफिया के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कौन भाई? तो बिल्कुल सही, जो मानव भूगोल के जनक है भाई, टेलर बोल रेडजल साहब, यही जो है वो मानव भूगोल के जनक है, और इन्हीं की ये किताब है एंथ्रोपोजोग्राफिया। इनका जन्म, ये जो है वो जर्मन के हैं, और इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ है। आप बोलेंगे किस लिए बता रहे हैं? ताकि एक अंदाजा लगे कि मानव भूगोल जो है वो लाइट में आया है। मानव भूगोल लाइट में आया है भाई, कब से? तो लगभग 19वीं शताब्दी से। 19वीं शताब्दी के पहले अगर देखें, तो भूगोल को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। तो 19वीं 20वीं शताब्दी में ज्योग्राफी को भी स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई। इसका एक अपना ही इतिहास है। अब यहाँ सारी बातें आपको बोली जाए और समझाया जाए तो क्लास काफी लंबा हो जाता है, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न के ऊपर में बात कर लेंगे, तो जोग्राफिया जनरलिस किसने लिखे? जोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है ये बताइएगा। क्या रैडजल हो जाएंगे, या फिर आपके वारेनियस हो जाएंगे, हम्बोल्ट हो जाएंगे, या फिर डार्विन हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जोग्राफिया जनरलिस के लेखक हो जाएंगे आपके वारेनियस। कौन हो जाएंगे? वारेनियस। तो सही उत्तर किसके साथ हो जाएगा भाई? तो सही उत्तर अगर बी आप चूज किए थे तो 1 नंबर और आपके खाते में चला जाता है। जाते जाते आज का लास्ट प्रश्न है, फटाफट से आप लोग देखते जाइए। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न लंबा देख करके हड़किए भागिए मत, बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन है भाई? देखिए, कहते हैं कि पर्यावरण, पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे, नदी, तालाब, जिसको मानव ने नहीं बनाया, जिसका मान के चलते हैं कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह या महाकाल, ब्रह्मा, विष्णु जो भी बनाए हैं, ठीक है, तो जो पहले से है, मानव ने उसको निर्माण नहीं किया है, ठीक है, पेड़ पौधे, हवा पानी, पर्वत पठार, समुद्र वगैरह ये सब। तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण। और पर्यावरण अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कहते हैं कि एक कौन सा एक लोगों और पर्यावरण, देखिए लोगों मतलब मानव और पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया। जैसे पर्वत है तो पर्वत में हम लोग क्या कर देते हैं कि पर्वत के अंदर में सुरंग बना देते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं समुद्र है, तो समुद्र में भी हम लोग अब अलग अलग जो है, जैसे आप स्पेस स्टेशन ये उस स्टेशन पढ़ते होंगे, समुद्र में भी बड़े बड़े जहाज चला देते हैं पानी के, और स्टेशन बनते हैं जहाँ पे पानी के जहाज रुकते हैं, तरह तरह की चीजें हैं। तो जहाँ पे जो आपका पर्यावरण चीज है उसमें जो मानव की जो हस्तक्षेप है, तो ये इसमें मुख्य कारक क्या है? क्या मानव बुद्धिमत्ता के कारण हो रहा है, या प्रौद्योगिकी के कारण, लोगों के अनुभव, या फिर मानवीय भाईचारा के कारण हो रहा है? तो इसका अगर सही जवाब आपको हम बता दे, तब तक आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दें जाते जाते, जो भी बच्चे हैं, अगर आपकी तैयारी अभी भी जीरो है, तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या कहीं कर रहे हैं लेकिन एक लेवल से आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है अच्छे तरीके से, तो आप एक भी सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो सब्जेक्ट चल रहा है वो आपका ज्योग्राफी का बैच चालू हो गया, सब अभी नया बैच है, ज्यादा क्लास नहीं मिले हैं, सब में अभी कम क्लास है, कम नोट्स है, तो आप स्टार्टिंग से आप कर सकते हैं। इतिहास है, भूगोल है, यानी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल में आपको दोनों बुक्स पढ़ाए जाएंगे, प्लस में आपका जितना आर्टिकल वगैरह इस सब से है वो सारी चीजें पढ़ाएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। संसद उनसद ये सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, और भारतीय संविधान में कौन कौन चीजें कहाँ से लिए गए, कौन आयरलैंड से लिए गए, कौन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए, ये सारे जितने भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति से आते हैं, पंचायती राज से आते हैं, ये सारी चीजें आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा, जो कि आप ये दोनों बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीजें नहीं है, लेकिन प्रश्न आते हैं, ठीक है। आते हैं का मतलब पॉलिटिकल साइंस में आधे से ज्यादा प्रश्न वहीं से आते हैं। गृह विज्ञान भी आपको काफी अच्छे ढंग से इसमें पढ़ाया जाएगा, और संगीत की ही तो बात ही निराला है। आप देख सकते हैं चैनल पे किसी भी क्वेश्चन को देख करके कितने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। तो जब यूट्यूब पे फ्री में इतना अच्छे से समझाया जा रहा है, तो जब आपसे 99 रुपया लेकर के क्लास किया जाएगा, उसका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज मेरे ऊपर रहेगा। फिलहाल अगर हम इसके सही जवाब की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। देखिए, जब मानव के पास में जब तकनीक नहीं था, तो हम प्रकृति के क्या थे, तो एक दास बनकर रहते थे, गुलाम, ठीक है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मान के चलिए, जैसे पहले बारिश होती थी, आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, तो मानो क्या होता था कि अपने घरों में, गुफा में जो भी होता है वो चला जाता था, ठीक है। तो प्राकृतिक जैसे कंट्रोल करती हम वैसे हो जाते। लेकिन आज क्या है, आज अगर बारिश होती है तब भी हम घर से बाहर होते हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी के कारण कार बना लिया है मानव, और कार में क्या करते हैं कि बारिश हो भी रहा है, कार में चले गए हैं, अगर हल्के से जैसे कि अंधेरा भी अगर आ गया है, बादल एकदम काला हो गया, अंधेरा भी आ गया है, तो कार का एकदम लाइट मारते हैं एकदम तागड़ा वाला, और पूरा रोड चकाचक हो जाता है। और पहले क्या था, जब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं था, तो रात होता था तो हम लोग जैसे कि उसका ये जैसे तूफान आ गया, हवा भी चल रहा है, हवा चल रहा है, काला एकदम अंधेरा पसर गया, बारिश हो रहा है, तो हम लोग अपने घरों में रहते थे, मतलब नेचर से हम कंट्रोल होते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल देने लगेंगे तो यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगा, समय का अभाव होता है, 12-15 मिनट में ही खत्म करना होता है, लेकिन करते करते 20 मिनट भी चला जाता है, ठीक है। तो चलिए, आप समझिएगा कि ये जो है वो आपका प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के कारण है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका बी उत्तर हो जाएगा।
और जाते जाते लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताते जाएंगे कि जो 10 प्रश्न का आप खेल खेले इसमें से आपका कितना मार्क्स जो है वो अभी आ रहा है। वो आप प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आप जरूर बताएंगे। देखिए बच्चा है, आप ये हैं और आप जो है वो मोबाइल से लैपटॉप से आप देख रहे हैं क्वेश्चन ज्योग्राफी के। लास्ट में आपको बताने हैं कि कितने प्रश्न जो है वो आपको आया। कहाँ बताने हैं? तो देखिए प्लीज कमेंट योर स्कोर, यानी आपका जितना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। और फिलहाल मेरे तरफ से एकदम दिल वाला, ठीक है, पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब एकदम दिल से धन्यवाद है। ठीक है, फिलहाल इसके बाद मिलते हैं अगले किसी टॉप 10 वाले वीडियो में। प्रत्येक दिन, अगले नहीं मतलब प्रत्येक दिन 6 बजे से लेकर के और 7 बजे तक अलग अलग, किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन म्यूजिक, किसी दिन होम साइंस, किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन पॉलिटी का आपको वीडियो डलाता है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप फ्री वाला वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो आप 99 वाला पैड वेट से जुड़ सकते हैं। फिलहाल अलविदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।